हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। चलिए, इस सतह रसायन की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम और देखते हैं। हमने इससे पहले कोलाइड को हमने सीखा है, तो आज देखेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में, उनके बीच जो परस्पर संबंध है जिसको हम अन्योन क्रिया कहते हैं, उनके आधार पर इनका वर्गीकरण। परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि जो विलेय है, और परिक्षेपण माध्यम यानी कि जो विलायक है ना। इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, उस संबंध के आधार पर हम इन कोलाइडों का जो है वर्गीकरण करेंगे। ठीक, तो हेडिंग लगाइए, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के परस्पर अन्योन क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। ओके, तो सतह रसायन क्या चल रहा है इसमें, कोलाइडों का वर्गीकरण। कोलाइडों का वर्गीकरण, कोलाइडों का वर्गीकरण। परिक्षिप्त प्रावस्था, आधार क्या है वर्गीकरण का आधार? यहां पे जो वर्गीकरण का आधार है वह है परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि जो विलेय है, परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षेपण माध्यम यानी कि जो विलायक है, इनके बीच में परस्पर अन्योन क्रिया, परस्पर अन्योन क्रिया, परस्पर अन्योन क्रिया के आधार पर इसका वर्गीकरण देखेंगे कि कैसे है। ओके, ठीक। तो इसके आधार पर जो है कोलाइड को दो तरीके से विभाजित किया जा रहा है, द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा द्रव विरोधी कोलाइड। वे कोलाइड जो उपयुक्त विलायक में सरलता से कोलाइडी अवस्था में आ जाते हैं, उनको जो है द्रव स्नेही कोलाइड कहा जाता है, जैसे स्टार्च का घोल, प्रोटीन आदि। वही द्रव विरोधी कोलाइड में वे कोलाइड जो विलायकों के साथ कोलाइडी विलयन सरलता से नहीं बनाते हैं, उन्हें द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं, जैसे धातु का व उनके ऑक्साइडों का कोलाइड। ठीक है, चलिए लगाइए, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी। द्रव स्नेही कोलाइड तथा दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक, सबसे पहले देखते हैं द्रव स्नेही क्या होता है। द्रव स्नेही वे कोलाइड जो उपयुक्त विलायक में सरलता से कोलाइड विलयन बना लेते हैं या कोलाइड अवस्था में आ जाते हैं, है ना, कोलाइड अवस्था में आ जाते हैं। वे कोलाइड जो उपयुक्त विलायक में सरलता से कोलाइड अवस्था में आ जाते हैं, वे कोलाइड जो उपयुक्त विलायक में सरलता से कोलाइड अवस्था में आ जाते हैं, कोलाइड अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि सरलता से कोलाइड बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड। ओके, इस पे अपन देख सकते हैं स्टार्च का जो है विलयन कोलाइड बनाए तो आसानी से बन जाता है, प्रोटीन का आदि जो है ये आसानी से बना लेते हैं, द्रव स्नेही है ना। उपयुक्त विलायक यहाँ पर क्या लेते हैं, पानी ले लेते हैं, है ना। ठीक है,
द्रविस्नेही। ओके, आसानी से यहाँ पे जो है ये क्या करते हैं, कोलाइड बनाते हैं। और द्रव विरोधी में क्या होता है, वे कोलाइड जो विलायक के साथ या विलायकों के साथ कोलाइडी विलयन सरलता से नहीं बनते। विलायकों के साथ कोलाइडी विलयन सरलता से नहीं बनाते, सरलता से नहीं बनाते हैं। उनको क्या कहा जाता है, द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है भाई, द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक, इसका उदाहरण है धातु व उनके सल्फाइडों, धातु व उनके सल्फाइड, इनका जो है कोलाइड, ये जो है आसानी से बनती नहीं। ठीक है भाई, तो ये था द्रव स्नेही, द्रव विरोधी। ओके, तो द्रव स्नेही कोलाइड विलयन होते हैं, यदि इनका अवक्षेपण हो जाए, यानी कि कोलाइड क्या हो जाए, अवक्षेपण हो जाए, तो इनको पुनः कोलाइड अवस्था में बदला जा सकता है। ठीक, द्रव स्नेही कोलाइडों का यदि इनका अवक्षेपण हो जाए, यदि इनका अवक्षेपण हो जाए, यदि इनका अवक्षेपण हो जाए तो इनको पुनः कोलाइडी अवस्था में बदला जा सकता है, हो जाए तो इनको पुनः कोलाइडी अवस्था में, इनको पुनः कोलाइडी अवस्था में बदला जा सकता है, पुनः इनको कोलाइडी अवस्था में बदला जा सकता है। ठीक है, यही अगर देखें द्रव विरोधी कोलाइडों को, यदि इनका अवक्षेपण हो जाए तो इनको पुनः कोलाइडी अवस्था में नहीं बदला जा सकता। यदि इनका अवक्षेपण हो जाए, तो इनको पुनः कोलाइडी अवस्था में नहीं बदला जा सकता, नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, यदि इनका अवक्षेपण हो जाता है एक बार, तो इनको जो है पुनः कोलाइडी अवस्था में नहीं बदला जा सकता। ठीक, क्योंकि इनका अवक्षेपण हो जाने के बाद पुनः कोलाइडी अवस्था में इनको बदला जा सकता है, इसी कारण इन्हें उत्क्रमणी कोलाइड भी कहते हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें उत्क्रमणी कोलाइड भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि इसको अवक्षेपण के बाद पुनः कोलाइड अवस्था में लाया जा सकता है, इसीलिए को क्या कहा जाता है, उत्क्रमणी कोलाइड। ठीक, और इनको जो है द्रव विरोधी को अवक्षेपण हो जाने के बाद पुनः वापस कोलाइडी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणी कोलाइड कहते हैं। इन्हें अनुत्क्रमणी कोलाइड कहते हैं। ओके, ठीक है भाई, ओके।
जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं यह अधिक स्थायी होते हैं, जबकि द्रव विरोधी जो कोलाइड होते हैं ये स्थायी कारकों की आवश्यकता पड़ती है, उसको स्थायी रखने के लिए स्थायी कारकों की आवश्यकता पड़ती है। जबकि यहाँ पे ये द्रव स्नेही कोलाइड जो है स्थायी होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड कोलाइड स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइडों को द्रव विरोधी कोलाइडों को स्थायी कारक की आवश्यकता पड़ती है। इसके बगैर ये स्थायी नहीं हो सकते। ठीक है, ओके। तो ये थे भाई हमारे पास द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड। कोलाइडों का वर्गीकरण है ये, यहाँ पे परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के परस्पर कैसे संबंध है, उनके बीच में अन्योन्य क्रियाएं कैसी हैं, क्या परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम आसानी से क्रिया करते हैं, उनके बीच में संबंध कैसे, इसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया, जिसमें द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड है। द्रव स्नेही कोलाइड में ये कोलाइड जो है उपयुक्त विलायक के साथ सरलता से जो है कोलाइडी अवस्था में आ जाते हैं, मतलब आसानी से कोलाइड का निर्माण करते हैं। वहीं द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं ये कोलाइड जो विलायक के साथ आसानी से कोलाइड अवस्था नहीं देते, यानी कि आसानी से ये कोलाइड नहीं बनाते, उनको द्रव विरोधी कोलाइड कहा जाता है। वहीं द्रव स्नेही कोलाइड में देखें तो स्टार्च प्रोटीन इनको जो है आसानी से बनाया जा सकता है। उधर द्रव विरोधी में धातु तथा उनके ऑक्साइड सल्फाइड, यदि इनका अवक्षेपण हो जाए द्रव स्नेही कोलाइडों का तो इन्हें पुनः जो है वापस कोलाइड अवस्था में बदला जा सकता है, जबकि द्रव विरोधी को वापस जो है नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इनको दोबारा पुनः कोलाइड अवस्था में लाया जा सकता है, इसलिए इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। द्रव विरोधी जो है अनुत्क्रमणीय कोलाइड के अंतर्गत कहलाता है। द्रव स्नेही कोलाइड स्थायी होते हैं, एक बार बन गया तो वो स्थायी रहते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइडों को उसी अवस्था में रहने के लिए किसी स्थायी कारक की आवश्यकता पड़ती है। जब तक आप स्थायी कारक नहीं मिलाएंगे वो कोलाइड जो है स्थायित्व को प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक। तो अभी हमने देखा कोलाइडों का वर्गीकरण, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य उपस्थित अन्योन्य क्रिया के आधार पर द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड। ओके, अब हम फिर से कोलाइडों का वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें आधार जो है वह अलग होगी। यहां पर आधार है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार, है ना। यहाँ पे जो कण है वो कैसी है, परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि जो विलेय हैं उनके कणों के आधार पर यहाँ पे हम कोलाइडों का वर्गीकरण करेंगे। कोलाइडों का वर्गीकरण, यहाँ वर्गीकरण का आधार क्या है, यहाँ पे आधार है परिक्षिप्त प्रावस्था के
कणों के आधार पर, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर कोलाइडों का वर्गीकरण, इसका आधार है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर। ठीक, तो यहां पर कणों के आकार या आधार पे जो है इनको अलग अलग तरीके से बांटें। जैसे बहुआण्विक कोलाइड, ठीक है, बहुआण्विक कोलाइड, चलिए करते जाइए। तो बहुआण्विक कोलाइड, कोलाइड विलयनों में कोलाइड कण यानी कि अणु परमाणु जो भी हैं, इनका जो है कणों का पुंज होता है, जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। इसको बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। यानी कि बहुआण्विक कोलाइड नाम से ही पता चल रहा है कि उस कोलाइड के एक कण में बहुत सारे ये जो है अणु परमाणु आयन जो है गुच्छे में रहेंगे। ओके, ठीक है, चलिए लिखिए बहुआण्विक कोलाइड। बहुआण्विक कोलाइड, बहुआण्विक कोलाइड। तो बहुआण्विक कोलाइड में कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण, कोलाइडी विलयन में कोलाइड कण, कोलाइडी विलयन में कोलाइड कण, कोलाइड कण मतलब वही अणु या परमाणु है ना। कोलाइडी कणों का, जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कणों का पुंज होता है, पुंज होता है मतलब गुच्छे में होते हैं एक साथ, ऐसे पुंज होता है, ठीक है, जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, जिसमें कणों का आकार जो होता है, इसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर से कम आकार वाले जो कण हैं, आपस में एकदम गुच्छे के रूप में बहुत सारे अणु जुड़ जाते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, बहुआण्विक कोलाइड, ठीक है। ओके, चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण में स्वर्ण साल, सोने का साल जो है, स्वर्ण साल में कोलाइड स्वर्ण परमाणुओं के विभिन्न आकार के गुच्छे होते हैं, है ना। स्वर्ण साल में, स्वर्ण का साल, स्वर्ण साल में, स्वर्ण के साल में कोलाइड स्वर्ण परमाणुओं के, स्वर्ण साल में कोलाइड स्वर्ण परमाणुओं के, स्वर्ण परमाणुओं के विभिन्न गुच्छे होते हैं, विभिन्न आकार के गुच्छे होते हैं। स्वर्ण परमाणुओं के विभिन्न आकार के गुच्छे होते हैं, देखो स्वर्ण साल बनता है, स्वर्ण का साल बनता है, उस साल में जो कोलाइडी स्वर्ण परमाणु हैं वो विभिन्न आकार के गुच्छे के रूप में होते हैं, बहुत सारे अणु परमाणु एक साथ होते हैं, इसलिए बहुआण्विक। ओके, ठीक। सल्फर साल में कोलाइड जो है सल्फर 8 अणुओं के पुंज में होते हैं। सल्फर का अगर कोलाइड देखें, सल्फर का अगर कोलाइड देखें, सल्फर साल में, सल्फर में जो होता है, सल्फर के 8 अणुओं का पुंज होता है, ठीक है, 8 अणुओं का पुंज
होता है। इस तरीके से ये जो है क्या होते हैं, बहुआण्विक होते हैं। ठीक, इनको अगर चित्र के माध्यम से देखें तो इनके एक गुच्छे में जो है बहुत सारे ऐसे कोलाइड कणों में अणुएं होती हैं, बहुत सारे। ठीक, इसको आप कह सकते हैं बहुआण्विक। ओके भाई, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, बहुआण्विक कोलाइड। क्या है ये, बहुआण्विक कोलाइड। ठीक है, तो ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसको। हो गया, ठीक। ये बहुआण्विक कोलाइड। अब देखते हैं दूसरा, जिसमें क्या होता है, वृहद आणविक कोलाइड। नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार के कोलाइडी विलयनों में जो कोलाइडी कण होते हैं स्वयं ही एक कोलाइड के आकार का होते हैं। इनका अणुभार भी क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है, वृहद आणविक कोलाइड। दूसरा, वृहद आणविक कोलाइड। वृहद आणविक कोलाइड, नाम से ही पता चल रहा है, यहां अणुएं क्या होंगी, आकार इनका बड़ा होगा। इस प्रकार के कोलाइडी विलयनों के, इस प्रकार के कोलाइडी कोलाइडी विलयनों विलयनों के कणों का आकार बड़ा होता है, बड़ा होता है। अर्थात ये खुद ही क्या होते हैं, एक कोलाइड के कण के आकार के होते हैं, है ना, बड़ा होते हैं। अर्थात स्वयं ही कोलाइड आकार के होते हैं, बड़ा होते हैं। अर्थात स्वयं ही कोलाइड कोलाइड आकार के होते हैं, आकार के होते हैं। यहाँ कणों को आपस में जुड़ के गुच्छा बना के कोलाइड बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे जो कोलाइडी विलयन के कण होते हैं, यहाँ पे जो भी है, उन कणों का आकार इतना होता है कि उनके आकार से ही कोलाइड का निर्माण हो जाता है। ठीक, इनके अणुभार भी उच्च होते हैं। ठीक, ये तो हो गया, कणों का आकार बड़ा होता है, इनका कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि जितना कोलाइड के कणों का आकार होता है। ठीक है, सॉरी, अर्थात यही क्या करते हैं, कोलाइड का निर्माण कर ले। ओके, इनके अणुभार भी उच्च होते हैं, इनके अणुभार भी उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, उच्च अणुभार वाले। ठीक, उदाहरण देख लें एक दो। इनके उदाहरणों की बात करें तो बहुलक, आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुने हैं आगे पढ़ेंगे, अभी नाम याद रखिए। आपके 12th में पॉलीमर होगा बहुलक। प्रोटीन, प्रोटीन तो सुना होगा, ठीक, उच्च अणुभार वाले। ठीक, नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक। ठीक है, प्रोटीन। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज आदि, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वृहद आणविक कोलाइड। ओके, वृहद आणविक कोलाइड। इस प्रकार के कोलाइडी विलयनों के कणों का आकार जो होता है वो साइज में बड़ा होता है, अर्थात स्वयं ही कोलाइड के आकार के होते हैं। इनके अणुभार भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। उदाहरण बहुलक, प्रोटीन, सेल्यूलोज आदि। चलिए लिख लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, ठीक।
तो ये था वृहद आणविक कोलाइड। तीसरा है संगुणित कोलाइड या सहचारी कोलाइड। संगुणित संगुणित कोलाइड या सहचारी कोलाइड। संगुणित कोलाइड या इसी को बोलते हैं सहचारी। संगुणित कोलाइड या सहचारी कोलाइड। संगुणन का मतलब इनके अणुएं क्या होती है, आपस में आकर जुड़ते जाते हैं, गुच्छे में बन जाते हैं। ठीक है, संगुणन कहा जाता है, जैसे पानी के अणुओं का संगुणन हो जाता है। ओके, ठीक है। कुछ पदार्थों के निम्न सांद्रता के जो विलयन होते हैं वो सामान्य विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक, कुछ पदार्थ जो होते हैं उनकी निम्न सांद्रता पर जो विलयन होता है वो किसकी तरह काम करता है, एक सामान्य विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है या व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलो लिखते हैं। कुछ पदार्थों के निम्न सांद्रता में, कुछ पदार्थों के निम्न सांद्रता वाले या निम्न सांद्रता में जो विलयन जो होता है, निम्न सांद्रता में विलयन जो होता है वह सामान्य विलयन की तरह और सामान्य विद्युत अपघट्य की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। निम्न सांद्रता में जो विलयन होता है, निम्न सांद्रता में विलयन सामान्य विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करता है। विद्युत अपघट्य की भांति, विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करता है, किंतु उच्च सांद्रता पर, है ना, उच्च सांद्रता पर वे जो है कोलाइडी विलयनों की भांति व्यवहार करते हैं। किंतु परंतु, है ना, किंतु उच्च सांद्रता पर, उच्च सांद्रता पर कोलाइडी विलयनों, है ना, उच्च सांद्रता पर कोलाइडी विलयनों की भांति यानी कि तरह भांति व्यवहार, कोलाइडी विलयनों की भांति व्यवहार करता है। ठीक, सांद्रता कम है तो अणुएं दूर दूर हैं, जिसके चलते वो क्या है, सामान्य एक विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करता है। किंतु उनमें विलय की सांद्रता को जैसे बढ़ाया जाता है तो वो एक कोलाइड की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके कणों का क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है और इन संगुणित कणों को मिसेल कहते हैं। ठीक है, ऐसा होने का कारण क्या है, क्यों ऐसे हो रहे हैं, ऐसा होने का कारण क्या है, क्योंकि कणों का संगुणन हो जाता है। क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है, संगुणन हो जाता है। ठीक, सांद्रता बढ़ने से कणों का क्या हो गया, संगुणन हो जाता है। ठीक, इन संगुणित कणों को ही संगुणन हो जाता है, इन संगुणित कणों को मिसेल कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई, मिसेल कहते हैं। ये जो संगुणित कण हैं इन कणों को ही मिसेल कहा जाता है, मिसेल कहते हैं। समझ में आ रहा है, इन कणों को क्या कहेंगे, मिसेल कहेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं उदाहरण। कपड़ा धोते हो आप लोग, कपड़ा धोने से या साबुन से हाथ धोया, हैंड वॉश से वगैरह से हाथ धोएं, तो जैसे आप पानी के साथ उसको रगड़ते हैं तो झाग बनता है ना, झाग निकलती है, तो वो जो है क्या है, मिसेल है। तो साबुन का मिसेल, इसमें उदाहरण में देख सकते हैं आप, साबुन का मिसेल, साबुन का मिसेल। देखिए भाई, संगुणित कोलाइड या सहचारी कोलाइड,
इसमें होता क्या है, कुछ पदार्थों का जो है निम्न सांद्रता में जो विलयन बनता है वह एक विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करता है। किंतु अगर वो सांद्रता बढ़ जाए, उस विलयन की सांद्रता बढ़ जाए, जैसी ही सांद्रता बढ़ता है वह कोलाइड की भांति व्यवहार करता है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही सांद्रता बढ़ता है तो जो कण होते हैं उन कणों का संगुणन हो जाता है। संगुणन होने से कणें आपस में पास पास आ जाती हैं और वो एक कोलाइड बन जाता है, और इन संगुणित कणों को आगे क्या कहा जाता है? मिसेल कहा जाता है। ठीक, तो इसका उदाहरण है साबुन का मिसेल। ठीक, ओके, चलिए समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमने आज देखा कोलाइड का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से। सबसे पहले हमने देखा परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में जो अन्योन क्रिया है, उनके बीच में संबंध क्या है उसके अकॉर्डिंग हमने वहां पे देखा। अगर संबंध अच्छे हैं तो द्रव स्नेही बन जाता है, संबंध थोड़े से खटास में खट्टे मीठे वाले हैं तो फिर वो क्या है? द्रव विरोधी बन जाते हैं। ठीक है, हमने देखा था वहां जो द्रव स्नेही होता है वो आसानी से क्या करता है? कोलाइड बनाता है, जबकि द्रव विरोधी इसको समय लगता है। द्रव स्नेही जब बन गया तो वो स्थायी बनता है, लेकिन द्रव विरोधी को कोलाइड को बनाने के लिए, बनने के बाद उसको स्थायी रखने के लिए स्थायी कारक की आवश्यकता होती है। वहीं द्रव स्नेही कोलाइड को क्या होता है कि अवक्षेपण होने के पश्चात उसको फिर से कोलाइड में जो है बदला जा सकता है, किंतु द्रव विरोधी में ऐसा संभव नहीं है। ओके, क्योंकि पुनः इसमें कोलाइड बन जाता है, इसलिए उसको उत्क्रमणी और द्रव विरोधी को अनुत्क्रमणी। ओके, ठीक है। फिर हमने देखा कोलाइडों का वर्गीकरण जो है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर। हमने देखा बहुआण्विक कोलाइड, बहुत सारे कणों का गुच्छा जब बनता है तो बहुआण्विक कोलाइड, जिसमें स्वर्ण साल हमने देखा, सल्फर के साल हमने देखे, उन पे चर्चा की। वहीं वृहद आणविक कोलाइड, जिसमें होता क्या है, इसमें जो है परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण होते हैं उनका आकार बड़ा होता है और वो खुद ही जो है कोलाइड के कणों के आकार के बराबर होते हैं, जिससे उनके कोलाइड का निर्माण होता है। यहाँ पे उदाहरण है बहुलक, प्रोटीन और सेल्यूलोज जो है इनके कण। ओके, फिर तीसरी आती है संगुणित कोलाइड या फिर सहचारी कोलाइड। हमने ये चर्चा किया, ये देखा कि जब सांद्रता कम होती है तो वो विलयन जो है किसकी तरह के? विद्युत अपघट्य के, सामान्य विद्युत अपघट्य की बात ही व्यवहार करते हैं। लेकिन उन्हीं विद्युत अपघट्यों में, उसी विलयनों में अगर कणों की मात्रा बढ़ जाए, संख्या बढ़ जाए, तो क्या होता है? वह एक कोलाइड की तरह व्यवहार करता है। इसका कारण क्या था कि अणुओं की संख्या बढ़ने से उनके बीच में संगुणन होता है और संगुणन के परिणाम स्वरूप जो है वो कोलाइड के कण जैसे बन जाते हैं। संगुणित इन अणुओं को ही क्या कहा जाता है? मिसेल कहा जाता है। हमने देखा कि साबुन का जो होता है मिसेल होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, तो अगर नहीं आया होगा तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, अपने दोस्तों को भी प्रेरित करिए, उन तक पहुंचाइए और उनको, उनके साथ साथ अपने नंबर का तो बढ़ोतरी होगा, उनके नंबर को बढ़ाने में भी अपना योगदान दीजिए। ठीक है, तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर कल आपके साथ एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।